हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। तो जनरल साइंस के दोस्तों टॉप 300 क्वेश्चन का ये सेट है जिसमें हम पार्ट 1 आज डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 1 में दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो 300 का सेट दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो जनरल साइंस के हैं और कनिष्ठ सहायक के एग्जाम या फिर अन्य एग्जाम जहां पर भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और पूछा गया है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है कि विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन दोस्तों आप सभी यहां पे देख रहे हैं और राइट आंसर जो है यहां पर ऑप्शन बी यहां पर सही है। फिलोक्विनोन दोस्तों विटामिन के को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। देखिए, टेकोफिरोल की बात करते हैं तो विटामिन ई का नाम है जिसे विटामिन ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और यहीं पर बात करें जो विटामिन के है, इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, रॉबर्ट कोच यहां पर सही आंसर है। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ और फैक्ट ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा इन दोनों की दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन दोनों के जो यहां पर खोज की थी। और बात करें दोस्तों यहां पर वाटसन क्रिक की तो डीएनए की खोज, और रोनाल्ड रोज की बात करें तो मलेरिया का जो परजीवी है इसकी खोज इन्होंने की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए पूछा गया है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है जो जनरल साइंस के और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, B1 यहां पर इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो राइट आंसर इसका नाइट्रस ऑक्साइड है। पूछा था लाफिंग गैस कहा जाता है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि अश्रु गैस कौन सी है, तो अश्रु गैस की बात करें तो क्लोरो एसिटोफिनोन CCl3NO2 क्लोरो एसिटोफिनोन को अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे B1 का जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है वो थायमीन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए दोस्तों पूछा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में कम से कम दूरी होनी चाहिए। श्रोता और परावर्तक के बीच में मतलब यहां पर है किसी ने यहां से कुछ कहा है और यहां पर कोई परावर्तक है जिससे टकराकर वापस ध्वनि आएगी, तो बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम सबसे कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम पूछा है और राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं लेकिन 17 मीटर 17.2 के आसपास होता है, तो ध्यान रखिएगा 17 मीटर आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और यहां पर पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व नहीं मापता है दोस्तों, ये हाइड्रोमीटर मापता है। और हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये आर्द्रता मापता है, ह्यूमिडिटी मापता है एयर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये गलत है। और बाकी यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, पीने का सोडा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों यहां पर देखना है कि जो सोडा होता है ना, सोडा जो पीते हैं तो उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षार, अम्लीय, उदासीन या ऑक्सीकारक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। दोस्तों पीने का जो सोडा होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। देखिए पूछा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है। यह प्रश्न कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व क्वेश्चन नंबर 10 है और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जी हां कार्बन इसका सही आंसर है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला जो तत्व है वो कार्बन है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 11 है, किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो किस गैस से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए आपको मिलेगा, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर देखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका गठन कब होता है? तो यह भी जनरल साइंस के अंतर्गत आएगा और राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, अगस्त 1948 में। ध्यान रखिएगा, अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होता है। और साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखना, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसके जो वर्तमान में जो प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा, उनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ व्यास, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमलेश नीलकंठ व्यास यहां पर इसके वर्तमान में प्रमुख भी है। यानी बात कर रहे हैं फरवरी 2023 के अनुसार, अभी के करंट अफेयर के अनुसार। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा है 13 और 14। खाने के सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो सोडा होता है, यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना जनरल साइंस में बार बार होती है। खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और सिंपल सोडियम कार्बोनेट आपको पूछा जाए तो ये वॉशिंग सोडा होता है, और Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका फॉर्मूला भी है। बार बार आते हैं दोस्तों ये जनरल साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसकी स्थापना कब होती है? क्वेश्चन नंबर 14 है और राइट आंसर है दोस्तों, यहां पर इसका मिलेगा आपको 1942 में। देखिए दोस्तों, सितंबर 1942 में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख है, देखिए वैसे जो इसका प्रेसिडेंट होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसका अन्य प्रमुख की बात करते हैं, जो डायरेक्टर वगैरह हैं, तो इनका नाम है दोस्तों नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। ध्यान रखिएगा, एन क्लावी कलाई सेल्वी। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल्वी वर्तमान में क्या है, इसके प्रमुख हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों 1954 में भी इंपॉर्टेंट था, और जो बार की स्थापना होती है ये 1954 में होती है। और अजीत कुमार मोहंती, अजीत, देखिए दोस्तों पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, अजीत कुमार मोहंती इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और 48 वाला भी आपने पीछे देखा था, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होता है और कमलेश नीलकंठ व्यास इसके वर्तमान में प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कौन है या किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आंसर आपको देखना है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है। वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लीनियस। दोस्तों यह इसका बिल्कुल सही है, द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया था। देखिए अरस्तु की बात करते हैं तो जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर हिप्पोक्रेटस की बात करें दोस्तों तो इन्हें चिकित्सा विज्ञान, ध्यान रखिएगा, चिकित्सा विज्ञान का, चिकित्सा विज्ञान का इन्हें पिता कहा जाता है। और विटेकर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से बनता है। देखिए जो विटेकर है ना, इन्होंने क्या किया था, विटेकर की बात करें दोस्तों, इनका नाम ध्यान रख लेना। विटेकर ने जो यहां पर कोशिका जगत है, कोशिका जगत, कोशिका जगत, जो कोशिका जगत है इसे 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से 5 भाग थे? तो नाम सुन लीजिएगा। नाम दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। बस यहां से प्रश्न जो विटेकर है यही बनता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16-17। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा कब की गई थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा कब की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1665 में की गई थी। 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। 17वां क्वेश्चन है, कोशिका के न्यूक्लियस की खोज 1831 में किसने की थी? अब देखिए 2-3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहां से। देखिए कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और कोशिका के न्यूक्लियस की खोज 1831 में और रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और यहीं पर दोस्तों कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्लाइडेन ने दिया था और श्वान ने दिया था, इनका नाम साथ में आता है। और यहीं पर बात करें, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। जीवाणु के खोजकर्ता भी ल्यूवेन हॉक थे और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है, देखिए दोस्तों, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग किस लिए होता है, किसके कारण? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपिन के कारण। उसमें जो यहां पर लाइकोपिन पाया जाता है उसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और बाकी दोस्तों देखिए, एंथोसाइनिन, सेब का रंग किसके कारण? एंथोसाइनिन, हल्दी का जेंथोफिल, और गाजर की बात करें तो कैरोटीन। किन का रंग किसके कारण चेंज होता है, क्या होता है, ये आपके सामने है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 20 देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर द्वारा नहीं की गई थी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर की थी। अच्छा, 1900 के आसपास इन्होंने की थी और इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे, 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे, चौथा नहीं खोजा था। चौथा अलग कौन सा है, ये यहां पर आपको देखना है। तो सही आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन यहां पर सी, ए बी। जी हां दोस्तों, ए, इन्होंने ए बी ओ इन तीनों ब्लड ग्रुप को खोजा था, लैंडस्टीनर ने खोजा था। और बाकी जो यहां पर ए बी है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, ये डिकोस्टोलो व स्टार्ली ने खोजा था। डिकेस्टोलो व स्टार्ली ने ए बी ब्लड ग्रुप 1901 में खोजा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही है, यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी जो सबसे ब्लड ले सकता है, कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यानी ए बी यहां पर सही है। और जो सबको दे सकता है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए, 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। रक्त का पीएच मान वैसे जनरली 7.4 लिख लिया जाता है, 7.4, लेकिन अगर कभी डिटेल में आए तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। बात करते हैं जो और ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें, जैसे हम बात करते हैं शुद्ध जल की, जो प्योर जल है, तो उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ पैमाना इस प्रकार होता है कि 14 तक यहां पे जाया होता है, 0 तक, और बीच में होता है 7। जो 7 होता है वो ना तो अम्ल में आता है ना ही क्षार में आता है, इसका मतलब वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और यहां पर 14 की ओर जितने जाएगा, जितना नंबर पे जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 तक, वो उतना क्षारीय होता जाएगा। और जो जितना कम होगा, यानी 0 तक जाएगा, वो उतना अम्लीय होता जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो बेसिक प्रश्न है। चलो देखिए, यहां पर बात करते हैं दूध का पीएच मान, तो 6.5 से लेकर 6.8 तक होता है। और 5 से 6 जो अम्लीय वर्षा होती है, इसका मान होता है। और बाकी दोस्तों, सिरका की पूछ लिया जाता है तो सिरका का पीएच मान होता है लगभग 2.5 से लेकर 3.5 के आसपास होता है, इसके बीच में होता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 22, 1 मेगा ओम कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, मेगा ओम यानी ओम को हम इस फॉर्मूले से डिवाइड करते हैं, इस फॉर्मूले से शो करते हैं। ये वाला फॉर्मूला, ये होता है ओम वाला, ये वाला है ना। तो ये ओम। अब यहां पर ये हो गया ओम। अगर इसी को थोड़ा उल्टा कर दे, देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आपको थोड़ा ऐसे कई बार को पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये होता है ओम और ये होता है मोह। मोह। तो देखिए, मोह का फॉर्मूला, मोह का साइन ये होता है, ओम का साइन ये होता है। अब देखिए जरा यहां पर एक मेगा ओम का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर 6। देखिए 10 की पावर 6 क्या होता है? मेगा ओम। अच्छा, 10 की पावर -6, तो ये होता है दोस्तों माइक्रो ओम। क्या होता है? माइक्रो ओम। क्या होता है? 10 की पावर -6 माइक्रोन ओम। यहां पर देखिए 10 की पावर 9 ओम, तो ये होता है गीगा ओम। क्या होता है? गीगा ओम। गीगा ओम। और यहीं पर बात करें -9, तो ये होता है नैनो ओम। कितना होता है? नैनो ओम। तो पूछा जाता है नैनो में कितना होता है? -9 होता है। गीगा में कितना होता है? पावर 9 होता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? सबसे बड़ा बीज, तो देखिए दोस्तों, सबसे जो बड़ा बीज है ना, ये है लेडोशिया। क्या है? लेडोशिया। और सबसे छोटा की हम बात करते हैं तो वो आर्किड है। आर्किड की बात करें तो सबसे छोटा है। बुल्फिया की बात करें तो सबसे छोटा पौधा है। और रेफ्लेशिया की बात करें तो सबसे बड़ा पौधा है। तो 4 क्वेश्चन फैक्ट आपके यहां पर क्लियर हो गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 23, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कोई व्यक्ति है जिसमें ए ब्लड ग्रुप है, जिसका, उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 23।
तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, यहां पर बी होगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें जो एंटीजन होगा वो ए ही होगा, बी में बी ही एंटीजन होगा, सी में कुछ भी नहीं होगा, यानी जो ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, ए बी में ए बी ही एंटीजन होता है। लेकिन जब एंटीबॉडी की बात करते हैं तो अपोजिट हो जाता है। देखिए, ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी होगा, बी में ए होगा, ओ में ए बी होता है और ए बी में कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, अपोजिट करना है, यहां पर ऐसे प्रश्न थोड़ा पूछे जा सकते हैं ट्रिकी बनाकर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके क्या होगा। देखिए, आयतन है, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, ये उसकी मर्जी है। तो देखिए यहां पर सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी आयतन में कमी होगी, आयतन में कमी होगी। तो देखिए, जब आयतन में कमी होगी तो उस समय की स्थिति में, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जिस कारण जो नदी का नीचे वाला पानी का जो तल होता है ना, वो जमता नहीं है अधिकतम घनत्व होने के कारण, और मछली ठंड के मौसम में भी जीवित रह जाती है, बर्फ जमने के कारण भी जो ऊपर जमी होती है। चलेंगे 25 क्वेश्चन है, पूछा कि वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल होती है ऑप्शन ए, लगभग 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। और देखिए दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या चीज है जरा बताइएगा जरा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऐसा भी पूछा जाता है, यह है दोस्तों पलायन वेग, पलायन वेग, यानी जब हमें किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंकेंगे, 11.2 किलोमीटर की गति से फेंकेंगे, तब जाके वो पृथ्वी कक्षा से बाहर चली जाएगी। बाकी दोस्तों, ध्वनि की सर्वाधिक गति स्टील में होती है, जो लगभग 5920 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। चलेंगे 26वां क्वेश्चन है, पूछा गया है पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दो बातें हैं यहां पर, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, क्रमशः क्या होगा जब हम पानी में नमक मिलाएंगे। तो देखिए यहां पर दोस्तों ये होगा कि जब हम क्या मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, तो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, क्वथनांक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, और जो यहां पर हिमांक होगा वो घट जाएगा। पूछा जा सकता है दोस्तों, ये प्रश्न बनते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के वाले प्रश्न हैं, बेसिक है लेकिन अच्छे लेवल का है। 27वां है, सही सुमेलित नहीं है, मैनोमीटर दाब मापी है, एनीमोमीटर हवा का वेग है, कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है दोस्तों ऑप्शन डी, पायरोमीटर समुद्र की गहराई को नहीं मापता है, यह मापता है फेदोमीटर, समुद्र की गहराई फेदोमीटर। और पायरोमीटर की बात करें तो हाई टेम्परेचर, जहां पर हाई टेम्परेचर मापना है, जैसे कोई भट्टियां होती है, तो भट्टियों में क्या करते हैं, एक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उन्होंने एक यहां पे एक रेडिएशन फेंकना है, यानी क्या फेंकते हैं, एक लेजर लाइट फेंकते हैं, और लेजर लाइट के माध्यम से जो टेम्परेचर होता है वहां का वो नाप लेते हैं, तो वही पायरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साधारण नमक का सूत्र कौन सा है, साधारण नमक का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, साधारण नमक इसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl यहां पर सही है। और सारे नमक यहां पर देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले हमने देखा था, इसे खाने का सोडा कहते हैं, और NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है। और बात करें दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोने का सोडा है जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पूछा है यहां पर, और 29-30 एक साथ है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, पिछले ने तो ऑक्सीजन की खोज की थी। और डूबे, कौन डूब गया था, तो देखिए दोस्तों, जो CD डूबे है ना, ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं, है ना, कोशिका की, तो उस पे उसकी जो खोज की थी CD डूबे ने की थी, वो डूब गया था, आत्महत्या कर ली थी उसने, है ना। बाकी दोस्तों, रदरफोर्ड की बात करें तो परमाणु का मॉडल दिया था इसने, प्रोटॉन की खोज की थी, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत तो यह दिया था दोस्तों आइंस्टीन ने, ऑप्शन ए सही होगा। E इक्वल टू MC² इसका फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू MC² इसका फॉर्मूला होता है। जर्मनी का यह वैज्ञानिक था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इसे नोबेल अवार्ड दिया गया था। एक कंफ्यूज यहां पर होता है, देखिए बहुत से जन ये सोचेंगे कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल अवार्ड दिया गया होगा, जबकि नहीं,
इसे प्रकाश वैद्युत जो यहाँ पर प्रभाव है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए दिया गया था नोबेल अवार्ड। कंफ्यूज मत करना। बाकी दोस्तों डार्विन की बात करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इसने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत इसने दिया था। और डाल्टन तो परमाणु का सिद्धांत इसने दिया था, गुणित अनुपात का नियम इसने दिया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर 31। कुछ यहां पर अध्ययन है, आपको देखना है कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों, गलत आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीवर का अध्ययन हिस्टोलॉजी नहीं होता है। लीवर का अध्ययन हिस्टोलॉजी नहीं होता है। खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ठीक है। सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी, और यकृत या लीवर का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे कहते हैं हिपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। और हिस्टोलॉजी की बात करें तो उत्तक जो टिश्यू होता है उसका अध्ययन कहलाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 और 33। देखिए पेनिसिलिन की खोज 1928 में की थी। तो देखिए दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चंद्रशेखर रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1930 में इन्हें दिया गया था। देखिए दोस्तों एक्चुअली इन्होंने ना ये खोज की थी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने की थी चंद्रशेखर रमन जी ने। और 28 फरवरी को जब इन्होंने खोज की थी, इसके लिए दोस्तों 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा 1930 यहां पे सही है। और एक फैक्ट दोस्तों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हरगोविंद खुराना जी, आनुवांशिकी कोड को इन्होंने विकसित किया था, जिसके लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल अवार्ड हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 से, और पूछा गया है कवकों का अध्ययन कहलाता है फंगी का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों फाइकोलॉजी पीछे देखा था, वो सेवालों का अध्ययन था। एपीकल्चर का मतलब तो दोस्तों यहां पर क्या होता है? मधुमक्खी पालन से होता है। और डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन होता है। और विटामिन ई हमने देखा था, विटामिन ई, है ना, विटामिन ई, इसका मतलब क्या था? इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं जो स्किन से रिलेटेड होता है। बाकी दोस्तों यहां पर है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, सेवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी स्किन का अध्ययन। मानव रेटिना पर प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कैसा बनता है? तो मानव रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है, देखिए हमेशा ये उल्टा बनता है, सुलटे पे मत चले जाना। जो भी चीजें देखिए, हमारा ये आंख है ना, और यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो आदमी की टांगे क्या होंगी? ऊपर होंगी, और मुंह इसका नीचे होगा। लेकिन ये सिग्नल हमारे कहां तक जाता है? मस्तिष्क तक जाता है और ट्रांसफर हो जाता है, और हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है रेटिना पे, तो वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। और यहां पर पूछा है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों दो समांतर प्रतिबिंब में आप यूज कर लेना, दो समांतर दर्पण लेना और उसके बीच में कोई वस्तु रख लेना, तो जो प्रतिबिंब बनेंगे ना वो अनगिनत बनेंगे। ऑप्शन यहां पर डी सही होगा, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर 37 है और पूछा गया है, और 38 भी पूछा गया है। ट्रांसफॉर्मर, देखिए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इसकी जो कोर होती है, क्रोड होती है, वो कैसे बनी होती है, किस धातु की बनी होती है? तो राइट आंसर है इसका मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा ना, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, सिलिकॉन स्टील मिलेगा। देखिए जो वाइंडिंग होती है ना, वाइंडिंग वो होती है कॉपर की। जैसे हमारे पास ये कोई ट्रांसफर है, ये ट्रांसफार्मर हो गया है, तो ट्रांसफार्मर का जो ये भाग होता है ना, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ये वाला भाग। और इसमें जो वाइंडिंग लगी होती है ये वाली, ये होती है कॉपर की। तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन स्टील का यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है। हिस्टेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों लेमिनेटेड होती है, मतलब बहुत पतली पतली परतें लगाई जाती है, 0.23 mm के आसपास, मतलब बहुत छोटी छोटी परतें पत्ती के हिसाब से लगाई जाती है, जोड़कर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पूछा है अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि। तो पहला प्रश्न बनता है हेबर विधि का प्रयोग किसके लिए होता है? अमोनिया गैस बनाने के लिए। इसमें उत्प्रेरक कौन का यूज होता है? उत्प्रेरक दोस्तों इसमें जो यूज होता है वह होता है लोह चूर्ण। कौन सा होता है? लोह चूर्ण। जब हम संपर्क विधि के माध्यम से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तब हम प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और निकिल की बात करते हैं दोस्तों, जब हम कृत्रिम घी बनाते हैं ना, तब हम निकिल को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, अमोनिया गैस बनाने के हेबर विधि में लौह चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है, संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण कार्य करता है उत्प्रेरक में, और निकल की बात करें तो कृत्रिम घी बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। अम्लराज पूछा जाता है, अम्लराज क्या है? तो देखिए दोस्तों, अम्लराज क्या है? तो अम्लराज दोस्तों है, तो जी हाँ, ऑप्शन ए सही है, HNO3 प्लस HCl। अब देखिए जरा, अम्लराज जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं, इसका एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 यानी एक भाग, प्लस यहां पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के यहां पर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो पूछा जाता है इनका अनुपात क्या है? तो देखिए 1:3 में ये मिलाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा, ऐसा भी ध्यान रखेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 40 और 50 और 40, 41 और 42। प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहां पर? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ऑप्शन बी, राइबोसोम्स में होता है। कहां पे होता है? राइबोसोम्स में। कोशिका के भीतर ऊर्जा का निर्माण, तो देखिए ऊर्जा का घर किचन किसे कहते हैं? जहां पर सारी ऊर्जा ऊर्जा बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा है। और एथलीट फुट बीमारी, एथलीट फुट, देखिए जानवरों में बीमारी होती है ना, और एथलीट फुट जो बीमारी होती है ये फफूंद के कारण होती है। यूकेपीएससी का ये प्रश्न है, एथलीट फुट किस कारण? फफूंद के कारण। और किस में? जानवरों में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जंग लगेगा ना, तो जंग लगेगा तो ऑक्सीकरण के कारण लगेगा, और जंग लगेगा तो कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ेगा, एक्स्ट्रा जुड़ेगा मतलब भार बढ़ेगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण का मान क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी हो गई है, ठीक है, और ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया इसका पोल, और ये हो गया इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब यहां पर देखिए, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? ये होता है 0। क्या होता है? 0। यानी पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है। यानी जो भूमध्य रेखा है ना, यहां पर जी का मान सबसे कम होता है। अब जी का मान देखिए, जी का मान जैसे जैसे पोल की ओर बढ़ेगा, यानी हम ध्रुव की ओर जाते हैं, तो जी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। पूछा जाता है यहां से अगर पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जी का मान बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक जी ये भी होता है, ये कैपिटल जी होता है, सार्वत्रिक होता है, इसका मान कॉमन होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल जी की बात करें जिसे त्वरण से हम डिनोट करते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है, तो मनुष्य की सुनने की क्षमता, तो देखिए मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराशर तरंगे आती है ना। क्वेश्चन नंबर 46, वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा, वो आजकल सोडा ज्यादा आ रहा है ध्यान में। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो काम करती है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। आघूर्ण की इकाई क्या है? आघूर्ण बल, आघूर्ण की इकाई, तो न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी यहां पर सही है, बल आघूर्ण की इकाई न्यूटन मीटर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 48, 49 और 50। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसका आंसर आपको देखना है। देखिए दोस्तों, यहां पर इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम को आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। और सोडियम दोस्तों क्या होता है? ये क्या होता है, जैसे हवा के संपर्क में आता है ना, या पानी के संपर्क में आता है, तो वो क्या होता है कि जलने लग जाता है, विस्फोट होने लग जाता है। इसलिए इसे जो केरोसिन का तेल होता है ना, उसके अंदर रखते हैं डुबाकर। इसके साथ ये क्रिया नहीं करता है और सुरक्षित रहता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो सोडियम होता है केरोसिन के डिब्बे में रखा जाता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, अगर आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा कौन सी धातु है या कौन सी चीज है, यहां पे ऑप्शन में तो नहीं है वो, जिसे पानी में रखा जाता है, जिसे पानी में रखा जाता है, जिसे पानी में रखा जाता है। पानी के साथ अगर पानी से बाहर रख दे तो ये क्रिया करेगा, पानी के अंदर क्रिया नहीं करता है। कौन सी धातु है? तो खैर ट्रिकी है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा हल्का सा तो आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 49, जैसे सोडियम है ना, इसे केरोसिन में रखते हैं, ऐसी कोई दूसरी धातु है उसे पानी के अंदर रखा जाता है। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति कितने में कुल कितने तत्व मौजूद थे? देखिए, जब न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था ये आवर्त सारणी के संबंध में, तो कुल तत्व कितने थे? तो देखिए दोस्तों, न्यूलैंड ने सबसे पहले दिया था, मेंडलिप से भी पहले दे दिया था इन्होंने, और यह दिया था दोस्तों 56 तत्व। कितने दिए थे? 56 दिए थे।
और 56 की बात करते हैं तो अंतिम तत्व का नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा थोरियम था। क्या नाम था? थोरियम था। पूछा जाता है कि अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। 50वां क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो साइनोकोबाल्टिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है ऑप्शन, जी हां, सी आपको मिलेगा, यानी B12 का नाम मिलेगा। तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर, टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा और आने वाले 5-6 दिन तक लगातार ये 50-50 का सेट आपको मिलेगा। जल्द से जल्द 300 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कराते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।